नमस्कार, आईपा मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं समाज की, हम बात करते हैं समाज की समस्याओं को लेकर, समाज के विकास की, हम बात करते हैं धर्म, मजहब, जाति को छोड़कर देश के विकास की। आईपा मंच में आज हमारे साथ हैं कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव व 236 विधानसभा करवी से भावी उम्मीदवार अमित यादव जी। पहले तो आईपा मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आईपा मंच में आए हैं और आईपा मंच हमारा लगातार समस्याओं को लेकर के और तमाम प्रगतिशील राजनीति की बात करता है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपके आईपा मंच को मैं बहुत हार्दिक दिली मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका मंच बहुत बारीकियों से जिन चीज़ों को मीडिया नहीं उजागर करता हो उनको आपका ये मंच उजागर करता है। सर, इसमें जो वर्तमान राजनीति चल रही है, तो वर्तमान राजनीति से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान राजनीति इतनी खराब चल रही है, दौर इतना खराब है कि प्रगतिशील नाम ही एक अपने आप में देखिए वो दौर है जो विकास की ओर ले जाता है। लेकिन ये दौर प्रगतिशील का नहीं है, प्रगतिशील समाज को दबाया जा रहा है। जो काम हो नहीं रहे हैं उनको बता रहे हैं, कागज में काम चल रहे हैं, मीडिया कह रही काम हो गया लेकिन काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन मीडिया के द्वारा ऐसा दर्शाया जाता है कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, बहुत ईमानदारी से काम चल रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी का मंत्री होते हुए भी आप चले जाइए सड़कों पर, कौन सी सड़क में गड्ढे नहीं है, किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं फैला है, कहां पर क्या हो रहा है, उस गरीब को कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है, मुझे बता दें। इसलिए आपका मंच बिल्कुल बहुत बहुत पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं कि ये मंच उजागर करता है। आप हमारे यहाँ के नौजवान को देख लीजिए, आज देश में सारी सरकारी संस्थाएं केंद्र सरकार ने बेच दिया, प्राइवेटाइज कर रही है, लगातार उस पर जोर दिया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी हमारी शुरू से निजीकरण का विरोध करती आई है और करती चली जा रही है। हम जनता के बीच जाते हैं, लेकिन जनता को ये चीज मीडिया नहीं बताती कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, कि वो निजीकरण क्यों नहीं होना चाहिए, आखिर क्यों केंद्र सरकार ये कर रही है, उस चीज को मीडिया नहीं दिखाती। आज उसी का परिणाम है, हमारे यहाँ का नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, सड़क पर घूम रहा है। रोजगार देने के लिए कि भाई आप संविदा पर दे रहे हो, संविदा पर देने का क्या मतलब है? आप किसी ठेके पर किसी संस्था को, किसी कंपनी के द्वारा, आप एजेंसी के द्वारा आओगे, वो आपको जहां पर वो सरकारी जो नौकरियां थी उन पे अगर हम 35,000 40,000 नौकरी सैलरी पाते थे, और आज जब हम उस एजेंसी के द्वारा जाते हैं, माध्यम से जाते हैं, तो हमें 5,000 10,000 5,000 एजेंसी वाला काट लेता है, 5,000 हमारे उस रोजगार जो पाता है संविदा पर उसको मिलता है। सारा प्राइवेटाइज, शिक्षा में निजीकरण करने पर इस समय आमादा है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका पूरे आम जनमानस को विरोध करना चाहिए। आज जो सरकारें हैं उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए कार्य करती है। आपने बेरोजगारी की बात की। सरकार चाहे किसी की हो, सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी सरकार बन जाए, सरकार को ऐसा क्या कार्य करना चाहिए ताकि बेरोजगारी दूर हो? देखिए, सरकारों को हमेशा, हम तो हमेशा मांग करते रहे हैं कि जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, उन सबका आप निजीकरण न करो, आप सबका राष्ट्रीयकरण कर दो। हमारी पार्टी बैंकों के जब जिस समय सूदखोर लगातार हमारे पब्लिक को, गरीब जनता का शोषण कर रहे थे, उस समय हमने राष्ट्र जो बैंक थे, बैंक खुलवाने के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कराने की बात की थी, मांग की थी, और उसको तत्कालीन सरकारों ने माना था और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण होने से जो पहले अंगूठा लगवा करके और उस गरीब जनता का शोषण सूदखोर कर रहे थे, जो ब्याज देने वाले, ब्याज पर रुपया देने वाले, तो वो चीजें बंद हो गई। अब वो चीजें फिर से शुरू कराने के लिए बैंकों का भी निजीकरण कराया जा रहा है, अन्य संस्थाओं का भी निजीकरण किया जा रहा है। तो उससे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, सूदखोर हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं से फिर अंगूठा लगवा करके जबरन उनका शोषण किया जाएगा। तो इस पर ऐसा ना हो, इस पर हमें सबको मिलकर के लड़ना है। और हमारी
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आम आवाम के लिए, गरीबों के लिए हमेशा लड़ती रही और लड़ते रहेंगे। हम लोग 5 साल संघर्ष करते हैं। हम लोग कभी वोट की राजनीति नहीं करते। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आप 236 विधानसभा से आपकी दावेदारी भी है। तो क्या लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा कार्य रह गया है जिससे जनता की समस्याएं लगातार बनी? देखिए, हमारे बुंदेलखंड में पिछड़ापन बहुत है। हमारे यहाँ रोजगार नहीं है और शिक्षा से महरूम होने जा रहा है लोग, आम आम। बहुत अच्छे स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही। 1-2 अध्यापक 5 कक्षाओं को अगर पढ़ाता है तो कहाँ से वो पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। तो उस पर कहीं न कहीं इलाज पर जो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अच्छी मुहैया हो पूरे पब्लिक को, अच्छी शिक्षा हो और रोजगार की ओर हम लोगों को प्रमुखतया ध्यान देना होगा। आप भीख के रूप में आप जो देते हो ना, अनाज देते हो, मत दो। कौन कहता है कि भीख दो? आप रोजगार दे दो। यहाँ पर तमाम ऐसी सरकारी फैक्ट्रियां खुलवा दो, सरकारी रोजगार हमें दिला दो। हमें जरूरत ही नहीं भाई, आप हमें क्यों दोगे? भीख क्यों दे रहे हो? आप गल्ला दे रहे हो, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो। आप हमको रोजगार नहीं दे पा रहे हो। तो हमारा मिशन है कि भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना लागू हो। सारे शिक्षित बेरोजगार या जो भी कम पढ़े लिखे हैं उनको भी रोजगार। तो जब सारे आवाम को रोजगार मिल जाएगा और निश्चित रूप से अगर हमारा यहाँ पर हमारी पार्टी को कोई जिताते हैं, हम तो वैसे भी 5 साल लड़ते हैं, हर साल लड़ते हैं और सरकारों से लड़ते हैं कि हम बने या न बने, लेकिन ये गारंटी योजना लागू करो, सबको रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा इलाज हो। इस पर लेकर के हम वैसे भी लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। और हमारा ये मिशन है कि अगर हमको या हमारी पार्टी कहीं से भी जीतती है या हमारी पार्टी की गठबंधन की कोई सरकार बनती है जिसको मदद की जाएगी सरकार बनाने में, निश्चित रूप से हमारा ये मिशन रहेगा कि इस पर अमल करें और सारे लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार मिले। तो भीख की बात जरूरत ही न पड़े। जाति, धर्म और मजहब और आरक्षण को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, ये कहाँ तक सही है, गलत है, आप तो देखिए, हम लोग तो वैसे भी आज भी हमारी पार्टी कहती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उससे होता यह है कि जो हम आज आप कह रहे हैं, जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो उससे साफ पता चल जाएगा कि कौन कितने परसेंट का है जिसको आरक्षण की आज आवश्यकता है। हम वैसे विरोध करते हैं, क्यों भाई विरोध करते हो? हम तो आरक्षण के समर्थक हैं। अगर किसी भी जाति का गरीब है और उसको जरूरत है तो उसको आगे लाने के लिए आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए। कौन कहता नहीं होना चाहिए? इसलिए आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके लिए काम तो करो भाई। सब जगह हर वर्ग का विकास करो। जब सब उन्नत कर जाएंगे, विकास कर जाएंगे, तो फिर आरक्षण बंद होना चाहिए। राजनीति में युवा पीढ़ी लगातार आ रहा है और युवा पीढ़ी के आने से राजनीति में कितना बदलाव होगा? देखिए, युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है और देश को आगे ले जाने के लिए उससे बेहतर कोई शक्ति नहीं। काम करने का जज्बा होता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता होती है अच्छे काम के प्रति लोगों के लिए, तो इसलिए युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। शिक्षा इस समय हमारा बुंदेलखंड बताते हैं कि चित्रकूट सबसे पिछड़ा जिला है और यहाँ शिक्षा को लेकर के भारी समस्याएं होती हैं, जो इंटर करने के बाद छात्रों को आगे तैयारी करने की व्यवस्थाएं नहीं है। तो क्या लगता है कि आपको यदि जनता मौका देती है तो क्या शिक्षा के लिए आप कौन सा ऐसे कार्य करेंगे जो युवा पीढ़ी बाहर जाती है वो परेशान न हो पढ़ने की? देखिए, क्योंकि मैं छात्र संगठन में था और पहले सरकारें जो है, मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ का जो अभिभावक है वो बहुत मजबूरी में बहुत ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि उधार लेकर के भी कभी कभी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। और उस दौरान अगर 25 पैसे या 50 पैसे फीस बढ़ जाती थी तो उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन बखेड़ा खड़ा करते थे और जुनून मांगों के लिए हम लोग लड़ते थे। आज ये है कि जो सरकारों की जो नीतियां थी, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को,
नारा था तो वो गलत नारा नहीं था। आज क्या है कि जो सरकारों ने एक ऐसा गेम खेला कि छात्र शक्ति को दबा दीजिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि युवा शिक्षित हो? सरकारें नहीं चाहती। अगर सरकारें चाहती होती, अगर काम करती, तो आज हमारा पूरा देश जो है, जो हमारा प्रदेश पिछड़ा है, अन्य प्रदेश पिछड़े हैं, जो शिक्षित नहीं है, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि सरकारें नहीं चाहती। इस समय जो चुनाव आ रहा है, चाहे पिछला चुनाव हो, लगातार चुनाव होते हैं, 5-5 सालों में होते हैं, लेकिन जनता कुछ तो विश्वास से वोट देती है कि हमें जो वादे करके गए हैं वादे पूर्ण होंगे। कुछ विश्वास नहीं करते हैं फिर भी वोट करती हैं, तब भी वादे पूर्ण नहीं होते हैं। जनता सरकारें बदल देती है, उसके बावजूद भी उनकी वादे पूर्ण नहीं होती। इसमें दोषी कौन है, सरकार या जनता? देखिए, जनता तो दोषी नहीं होती है। जनता तो आपको, मान लिया आप नेता हैं और आपको विश्वास करके और आपको वोट दिया उन्होंने, तो जो आपने वादे किए थे, तो उन वादों पर आपको खरा उतरना चाहिए। आपको उन वादों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। जनता कोई गलत नहीं करती, कोई गलत फैसला नहीं उठाती। अगर आपने फैसला गलत लिया है तो जनता उसका फिर अगले चुनाव में जवाब देती है। तो ये तो सरकार की निश्चित रूप से खामी है, अगर उन वादों पर खरा नहीं उतरी है। तो मेन तो वही सरकार ही है ना, तो दोषी सरकार है, जनता नहीं। आप चुनाव में उम्मीदवारी है आपकी अगले चुनाव के लिए, तो आपके क्या वादे होंगे, किस वादे के लेकर जनता के पास वोट देने जाएंगे? देखिए, मैं कोई जुमलेबाज तो हूँ नहीं कि मैं बहुत बड़ा जुमला दे दूं कि भाई आपको 15-15 लाख रुपया धन आपको खातों में भिजवाऊंगा और आपको किसी के गालों की तरह रोड चमका दूंगा। तो मेरा तो जुमलेबाजी वाला काम है नहीं। मैं तो, मेरा फंडा क्लियर रहता है हर जगह कि मैं जो करूंगा वो किसी ने सोचा नहीं होगा कि 5 सालों में इस तरह का भी कहीं होता है विधायक या इस तरह का भी काम होता है।